हेलो फ्रेंड्स, तो हम ना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी देख रहे थे, जिसमें हम ना हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस की CFSE वैल्यू निकालना देख रहे थे। तो बीच में वीडियो पॉज होने की वजह से ना ये रह गया था, तो आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। D6 तक हमने निकाला था CFSE वैल्यू हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। तो अब निकालते हैं हम D7 के लिए। ये T2G के 3 ऑर्बिटल, ये EG के 2 ऑर्बिटल, ये 1 2 3। देखो, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में हम इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं, पहले T2G में फिल करेंगे, उसके बाद EG में फिल करेंगे, उसके बाद T2G वालों को पेयर करेंगे। 1 2 3 4 5 6, ये 7। तो T2G में हमारे हैं 5 इलेक्ट्रॉन और EG में कितने हैं, EG में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन। तो CFSE क्या आ जाएंगे D7 के लिए, -0.4 T2G के इलेक्ट्रॉन मीन्स 5 इलेक्ट्रॉन प्लस 0.6 इंटू EG के इलेक्ट्रॉन, EG में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। ये हो जाएगा -2.0 प्लस 1.2 इज इक्वल्स टू 2.0 1.2 माइनस 0.8 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। इसी को हम बोलेंगे 8DQ। D8 के केस में क्या हो जाएंगी हमारी CFSE की वैल्यू, D8 के केस में 1 2 3 4 5 6 7 एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा T2G में, यानी T2G हो जाएगा 6, EG हो जाएगा 2। तो D8 के केस में हमारी CFSE की वैल्यू इसी में मैं बताती हूँ। D8 में -0.4, यहाँ 5 नहीं 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, प्लस 0.6 इंटू 2, तो 6 4 जा 24 होते हैं, यानी 2.4। एक डिजिट के बाद हम पॉइंट दे देंगे, -2.4 प्लस 6 2 जा 1.2। तो ये हो जाएंगे 2.4 माइनस 2.4 प्लस 1.2, तो ये हो जाएगा हमारा -1.2 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। ये किसके केस में आया, D8 के केस में। अब ना D9 और D10 के लिए निकालते हैं। तो D9 के लिए हो जाएगा -4। अभी यहाँ पे तो 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा D9 वाले में। देखो, पहले हमने इलेक्ट्रॉन फिल करना, फिर से मैं बताती हूँ कंफ्यूज नहीं होने का। 1 2 3 D9 के लिए हम देख रहे हैं 4 5 6 7 8 9। T2G में कितने हैं 6, EG में कितने हैं 3। D9 के लिए तो -0.4 इंटू T2G के इलेक्ट्रॉन यानी 6 प्लस 0.6 इंटू EG के इलेक्ट्रॉन यानी 3। तो ये हो जाएगा -0.4 इंटू 6 माइनस 2.4 प्लस 1.8 इज इक्वल्स टू, ये 2.4 में से 1.8 गया तो क्या बचेगा, -0.6 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल और 6DQ। ये दोनों ही क्या है, सेम ही है। उसके बाद अब D10 लास्ट है, ये हमारा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस का। तो इसमें CFSE क्या हो जाएंगे हमारी, -0.4 इंटू T2G। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, तो T2G में 6 और EG में हमारे कितने हो जाएंगे 4। 6 और 4 टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे D10 के। तो T2G में कितने 6 प्लस 0.6, EG में कितने 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो जाएगा -2.4, 6 4 जा 24 यानी 2.4। तो ये माइनस प्लस 2.4 में से 2.4 गए तो 0 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल या फिर 0DQ। तो ये होगा हमारा इसका आंसर, 0 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल इज इक्वल टू 0DQ। तो देखो, हाई स्पिन के कॉम्प्लेक्सेस में D5 और D10 क्या होते हैं, 0 CFSE वैल्यू देते हैं। D5 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में CFSE की वैल्यू क्या आती है, D5 और D10 में 0 आती है। अब हम निकालना सीखेंगे CFSE की वैल्यू फॉर लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। अभी तक हमने जो D1 से लेके D10 तक देखे, ये सब किसके लिए देखे, हाई स्पिन के लिए। अब हम देखेंगे D1 से लेके D10 तक लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के लिए। लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के लिए CFSE फॉर हाई स्पिन नहीं, ऑक्टाहेड्रल लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। तो क्या होता है हमारा CFSE का फॉर्मूला, -0.4 T2G प्लस 0. ये इतना पक्का ये लर्न हो जाना चाहिए आपको कि एकदम स्पीड से लिखते आना चाहिए फॉर्मूला। बार बार प्रैक्टिस करो, आपको भी आ जाएगा। एकदम से आप बोलोगे कि मेरा आंसर सही ही आएगा, ऐसा नहीं होगा। 4 से 5 बार CFSE पूरी निकाल कर देखो, कैलकुलेट करके देखो, एक एक कॉम्प्लेक्स के लिए यानी D1 के लिए, D2 के लिए इलेक्ट्रॉन फिल करके देखो, एक एक डिटेल में
करके देखो, तब आपकी बार बार प्रैक्टिस करो, तब आपका भी स्ट्रांग हो जाएगा कॉन्सेप्ट और आप भी इजीली निकाल लोगे। बहुत इजी है ये, बस इसको प्रैक्टिस की नीड है। प्लस ना यहाँ होता है अब मीन पेयरिंग एनर्जी। अब ना यहाँ ध्यान से समझना, जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस थे उसमें ना हमारा फॉर्मूला था सिर्फ इतना, मीन पेयरिंग एनर्जी उसमें नहीं थी। लेकिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के फॉर्मूले में क्या होती है, प्लस मीन पेयरिंग एनर्जी। यानी हमने हाई स्पिन में निकाले थे 0.46 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, यहाँ पे एक मीन पेयरिंग एनर्जी भी ऐड हो जाएंगी, किसमें, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में। तो अब इसको समझते हैं हम, क्या होती है ये मीन पेयरिंग एनर्जी। ये होती है एनर्जी जो हमने सिस्टम में दिए, यानी जो हम एनर्जी दे रहे हैं, इसलिए ये हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान से समझना। इस पे नेट में गेट में न्यूमेरिकल आते हैं इस कॉन्सेप्ट पे। जो हमारी मीन पेयरिंग एनर्जी होती है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव, क्योंकि हम वो एनर्जी दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को पेयर करवाने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसको बोलते हैं मीन पेयरिंग एनर्जी। ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसको मुझे पेयर करवाना है इसके साथ में, तो ये जो इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं मीन पेयरिंग एनर्जी। ये हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, क्योंकि ये हमें देना पड़ता है इलेक्ट्रॉन को पेयर करवाने के लिए। और ये जो होती है डेल्टा ऑक्टाहेड्रल CFSE वैल्यू, ये हमेशा होती है निगेटिव, क्योंकि ये एनर्जी रिलीज होती है। ये क्या होती है, एनर्जी रिलीज्ड। देखो ये वो एनर्जी है जो हम दे रहे हैं, और ये वो एनर्जी है डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, यानी ये जो गैप आता बीच में का, दो हाई मतलब हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल और लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल के बीच का गैप जो रहता है ये डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। तो ये जो एनर्जी गैप रहता है, ये एनर्जी रिलीज होती है हमारी सिस्टम से, एनर्जी बाहर निकलती, तो ये हमेशा क्या होती, निगेटिव होती। तो अभी देखो ये जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना, हाई स्पिन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के लिए। फॉर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर मैं लिखती हूँ फॉर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स यानी कौन से, जो वीक फील्ड लिगैंड से फॉर्म हुए, और फॉर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स यानी जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड से फॉर्म हुए। तो ये जो वीक फील्ड लिगैंड फॉर्म करते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, उनके केस में ये पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है डेल्टा ऑक्टाहेड्रल से। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको ना अच्छे से याद रख लो। इसका मतलब क्या है, जो हम एनर्जी दे रहे हैं वो ज्यादा है उस एनर्जी से जो रिलीज हो रही है। मैं तो इस तरह से लिखकर ही समझती हूँ इसको हिंदी में, इससे आपको इजीली याद रहेगा। जो रिलीज, आपको जिस लैंग्वेज में लिखना है उस लैंग्वेज में लिखिए, ऐसा लिखिए कि आपको जब बाद में आप पढ़ रहे हो तो उसको आप अच्छे से समझ सको कि आपने जो लिखा है वो आपको समझ में आए। तो अब ना देखो, जो इस हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है डेल्टा ऑक्टाहेड्रल से। इसका मतलब क्या है, पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए एनर्जी लग रही है, यानी जो हम एनर्जी दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए, तो जो एनर्जी हम दे रहे हैं वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू जो एनर्जी रिलीज हो रही है। तो ये अगर एनर्जी ज्यादा लग रही है हमें उससे कि जितनी निकल रही है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा क्या फिर। अगर पेयरिंग एनर्जी डेल्टा ऑक्टाहेड्रल से ज्यादा, यानी जितनी हमारी एनर्जी निकल नहीं रही उससे ज्यादा तो हमारी लग जा रही, तो फिर वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है क्या, नहीं। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो SN1 SN2 रिएक्शन होती है, SN1 की एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या होती है, ये इसमें ये होता है रिएक्टेंट, ये होता है प्रोडक्ट। देखो रिएक्टेंट की एनर्जी हाई होती है, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होती है, लो होती है। इतनी एनर्जी यहाँ से क्या होती है, कम हो जाती है, यहाँ से ये प्रोडक्ट की कम हो जाती है, यानी इतनी एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो सिस्टम से जितनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी, यानी जितना हमारा प्रोडक्ट लो एनर्जी का बनेगा, तो उतनी रिएक्शन क्या होंगी, स्पॉन्टेनियस होंगी, जल्दी से होंगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर ऐसा आपने कभी देखे कि रिएक्टेंट की एनर्जी कम और प्रोडक्ट की ज्यादा, यानी रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल और प्रोडक्ट कम स्टेबल नहीं, जो जितनी कम एनर्जी में रहेगा वो क्या रहेगा, उतना ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो अब देखो एनर्जी कम रहेंगी तो स्टेबल फॉर्म होगा, अगर एनर्जी ज्यादा रहेंगी
यानी जितनी हम दे रहे हैं एनर्जी उससे कम एनर्जी का मतलब उससे भी ज़्यादा हाई एनर्जी में यहाँ प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। ऐसा भी कभी आपने देखे कि एनर्जी की कम रिएक्टेंट की कम एनर्जी और प्रोडक्ट की हाई? नहीं, क्योंकि इसका मतलब क्या है, रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल है और प्रोडक्ट कम स्टेबल है, तो फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही क्यों होगा, वो तो चाहेगा और ज़्यादा स्टेबल बने। तो ये रिएक्शन क्या होंगी फिर हमारी नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी ये रिएक्शन आगे की डायरेक्शन में फॉरवर्ड ही नहीं करेंगी। तो इस पर से हमें क्या समझ में आ रहा है कि जितनी ज़्यादा एनर्जी निकलेंगी हमारी, यानी ये जो एनर्जी गैप है, जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना हमारा सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि हम जितनी एनर्जी दे रहे हैं उससे कम रिलीज हो रही है, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन पेयर ही नहीं होगा। तो इसलिए यही रीज़न है कि इसके CFSE के फॉर्मूले में ना हम पेयरिंग एनर्जी नहीं लिखते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर ही नहीं होते। क्यों पेयर नहीं होते? क्योंकि पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा रहती एज कम्पेयर टू डेल्टा ऑक्टाहेड्रल से। तो जितनी एनर्जी रिलीज नहीं हो रही उससे ज़्यादा तो हमको लग जा रही, तो फिर इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे क्या, नहीं होंगी। तो ये था इसका। अब लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में देखो, ये होती है पेयरिंग एनर्जी, ये लेस होती है एज कम्पेयर टू डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, यानी जो हमारी रिलीज हो रही है एनर्जी वो क्या है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एनर्जी जो हम दे रहे हैं। इसलिए इस वाले केस में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, इसीलिए फॉर्मूले में हम यूज़ करेंगे मीन पेयरिंग एनर्जी। यहाँ पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, क्योंकि यहाँ पे मीन पेयरिंग एनर्जी कम होती है एज कम्पेयर टू जो एनर्जी हमारी रिलीज हो रही है, इसलिए अब इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, पेयर होंगे। तो ये थी मीन पेयरिंग एनर्जी। निकालते कैसे है इसको, मीन पेयरिंग एनर्जी को, पेयरिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ पेयरिंग इलेक्ट्रॉन इन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स माइनस नंबर ऑफ पेयरिंग इलेक्ट्रॉन इन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। पेयरिंग एनर्जी हम कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से कि कितने हमारे लो स्पिन में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है माइनस उसमें से हाई स्पिन वाले कॉम्प्लेक्सेस में कितने पेयरिंग इलेक्ट्रॉन है। तो चलो पहले हम D1 D2 D3 के लिए निकालते हैं। D1 में फॉर्मूला क्या होता है हमारा, CFSE का। लो स्पिन के लिए निकाल रहे हैं अब हम CFSE। अब इसमें मीन पेयरिंग एनर्जी भी आएंगी। देखो ये है T2G, ये है EG ऑर्बिटल। D1 के लिए हम निकाल रहे हैं CFSE। तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अभी ना तो देखो D1 D2 D3 में क्या है, एक भी इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, पेयर हुआ नहीं रहेगा। देखो एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो फिर इसमें मीन पेयरिंग एनर्जी नहीं आती है। -0.4 × 1 + 0.6 = 0 क्या हो जाएंगे, -0.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल D1 के केस में। D2 के केस में क्या हो जाएगा, ये -0.4 × 2 प्लस ये यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए 0, ये हो जाएगा -0.8 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल D2 लो स्पिन के केस में। D3 में -0.4 × 3 प्लस यहाँ एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए ये टर्म 0, ये -1.2 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। ये थी D3 तक। देखो D1 D2 D3 हाई स्पिन और लो स्पिन की वैल्यू क्या है, सेम ही है। इसमें कोई पेयरिंग एनर्जी यहाँ पर लगी हुई नहीं है D1 D2 D3 लो स्पिन में। क्यों? क्योंकि हाई स्पिन में भी तो सेम ऐसे ही फिल करते हैं हम, और लो स्पिन में भी ऐसे ही। अभी 3 इलेक्ट्रॉन है। अब ना D4 वाला इम्पोर्टेंट है, यहाँ ध्यान से समझना। अब ये जो D4 है, हम हाई स्पिन में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते थे, ये 4th इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ फिल किया। लो स्पिन में हम पहले T2G के इलेक्ट्रॉन पेयर करेंगे, उसके बाद EG में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। यानी हम यहाँ पहले हम हाई स्पिन में पहले इलेक्ट्रॉन फिल करते थे, उसके बाद पेयर करते थे। यहाँ पे पहले हम पेयरिंग करेंगे, पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाने के बाद यहाँ फिल करना स्टार्ट करेंगे फॉर लो स्पिन। ये ध्यान से याद रखना, इसी पर से आप CFSE निकाल सकोगे। इसलिए आपको ये याद रहना चाहिए कि जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें हम पहले पेयरिंग नहीं करते हैं और लो स्पिन में पहले पेयरिंग करते हैं। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले पेयर होगा तो ये क्या हो जाएगा, T2G 4 EG 0, यानी हम D4 में निकालेंगे -0.4 × T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 प्लस EG में एक भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे
1.6 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। अब उसके बाद पेयरिंग एनर्जी देखो, ये थे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये था D4 हाई स्पिन जिसमें एक भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं था, और इसमें देखो D4 लो स्पिन, यानी इसमें एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे एक पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो हमने क्या देखा, पेयरिंग एनर्जी हम कैसे निकालते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है हमारे लो स्पिन में, यानी एक ही है ना पेयरिंग इलेक्ट्रॉन, और माइनस कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है हमारे हाई स्पिन में, तो इसमें तो एक भी इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, 1 माइनस 0, पेयरिंग एनर्जी क्या होगी 1 प्लस 1 पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी हमेशा पॉजिटिव रहती है, डेल्टा ऑक्टाहेड्रल हमेशा क्या रहता है, निगेटिव रहता है। ये हमने देखे ना क्यों निगेटिव रहता है, क्योंकि ये एनर्जी रिलीज हुई भी रहती है, और ये जो रहती है जो हमने सिस्टम में दिए एनर्जी, तो ये देखो ये रहेगा आपको ऑप्शन में ना दिया हुआ रहेगा कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में D4 में CFSE निकालो। एक ऑप्शन रहेगा -1.60 ये, और एक रहेगा ये। तो आपको देखना है कि देखो D4 की केस में पेयरिंग एनर्जी भी आती है, तो सिर्फ इतना आंसर हमारा गलत होगा, हमको साथ में पेयरिंग एनर्जी भी लिखना होगा। अब D5, D6, D7 देखते हैं। D5 ये होता है D5 हाई स्पिन जिसमें, और ये वाला होता है D5 लो स्पिन, इसमें पहले इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे, यानी ये क्या होगा T2G5 Eg0। तो इसकी D5 की CFSE वैल्यू क्या आएंगी, -0.4:5, प्लस यहाँ एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए 0, तो ये हो जाएगा -2.0 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। अभी देखो ये हाई स्पिन में कितने पेयरिंग इलेक्ट्रॉन थे, एक भी नहीं, और लो स्पिन में कितने हैं, 2। तो पेयरिंग एनर्जी कैसे निकालते हैं कि कितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है हमारे लो स्पिन में, माइनस कितने हैं हाई स्पिन में, यहाँ पे 0, तो ये क्या हो जाएगा 2 - 0 2 प्लस 2 पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी कितनी आ गई 2। D5 की, अब D6 वाले में देखते हैं हम। D6 में यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और ये हाई स्पिन वाले में 1 2 3 4 5 यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो अब देखो D6 में क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, CFSE का फॉर्मूला -0.4 इंटू T2G के इलेक्ट्रॉन यानी 6, प्लस Eg में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए 0, -2.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, 4 6 24। तो ये अब देखो पेयरिंग एनर्जी कैसे निकालते हैं हम, हाई स्पिन के लो स्पिन के पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 3, माइनस हाई स्पिन के पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सिर्फ एक ही पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, पेयरिंग एनर्जी क्या हो जाएंगे 2 प्लस 2 पेयरिंग एनर्जी। उसके बाद D7 में, ये था हमारा D6, अब D7 में -0.4, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन, ये 6, ये 7, ये पहले हमने 6 इलेक्ट्रॉन पूरे पेयर किए, अब 7th इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ फिल किए। देखो लो स्पिन में क्या करेंगे हम, पहले इलेक्ट्रॉन पेयर करेंगे 1 2 3 4 5 6, अब ये 7th इलेक्ट्रॉन, और इसमें क्या करते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7, पहले इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं पूरे T2G में Eg में, उसके बाद पेयर करते हैं, प्लस T2G में कितने 7, प्लस इसमें एक भी नहीं, इसमें सॉरी एक इलेक्ट्रॉन है, प्लस 0.46 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये यहाँ 6 है, -2.4 प्लस 0.6, तो ये हो जाएगा हमारा -1.8 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, ये D7 का। और CFSE की वैल्यू क्या आएंगी, देखो लो स्पिन के पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3, हाई स्पिन के पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, 3 - 2 कितना होगा 1 पेयरिंग एनर्जी। ये था D7 का। अब हम निकालते हैं D8, D9 और D10 के लिए। D8 के CFSE वैल्यू निकाल दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या होगा फॉर्मूला -0.4:6 प्लस 0.6 इंटू 2 -2.4 प्लस 1.2, क्या हो जाएगा ये -1.2 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। अब देखो प्लस पेयरिंग एनर्जी आएंगी क्या, क्योंकि देखो जो हमारे लो स्पिन में रहते हैं 1 2 3, ये हाई स्पिन D8 पे फिल कर रही हूँ मैं, 5 6
4 5 6 7 8। पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, लो स्पिन के पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस हाई स्पिन के। तो यहाँ भी 3 इलेक्ट्रॉन है पेयर, यहाँ भी 3 इलेक्ट्रॉन है पेयर, 3 - 3 क्या होंगे 0। तो यहाँ पेयरिंग एनर्जी रहेंगी क्या, नहीं, क्या रहेंगी 0 पेयरिंग एनर्जी, इसलिए हम इसको यहाँ लिखेंगे ही नहीं। तो सिर्फ लो स्पिन के केस में ना D4 D5 D6 और D7 के केस में पेयरिंग एनर्जी आती है, बाकी D8 D9 D10 में पेयरिंग एनर्जी नहीं आएंगी। D4 में क्या रहती है 1, D5 में 2, D6 में 2, D7 में 1। कैसे याद रखेंगे, मैं इस तरह से याद रखती हूँ, D4 D5 D6 D7 में पेयरिंग एनर्जी रहती है बस 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, इस तरह से याद रखेंगे पेयरिंग एनर्जी। फिर D9 में CFSE की वैल्यू क्या आ जाएंगी, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 3 आ जाएंगे, EG में यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, -2.4 ये +1.8, तो ये क्या हो जाएगा -0.6 डेल्टा ऑक्टा। ये D9 की CFSE वैल्यू फॉर लो स्पिन। और D10 की क्या आएंगी, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये 6:0.4 -2.4 प्लस ये क्या हो जाएगा, ये +2.4, तो फिर से ये क्या आ जाएंगी 0 CFSE। देखो हाई स्पिन के केस में ना D5 और D10 0 CFSE शो करते, लेकिन लो स्पिन के केस में सिर्फ D10 वाला शो करता 0 CFSE वैल्यू, 0 CFSE। D5 के केस में तो CFSE वैल्यू बहुत ज़्यादा आती है लो स्पिन के केस में। तो ये था, हमने D1 D2 D3 सारे D10 अप टू हाई स्पिन के लिए भी देख लिए, लो स्पिन के लिए भी देख लिए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अभी इसके 1-2 एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल है CONH3/6 ट्राई पॉजिटिव। यहाँ पे कोबाल्ट कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3, तो +3 में यहाँ पे H2O लिखो, सॉरी ये वीक फील्ड लिगैंड है, क्या होगा हमारा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, रॉन्ग हो गया, क्यों, क्योंकि देखो कोबाल्ट हमारा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, हमने पिछली क्लास में देखा था अगर कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो हमेशा क्या करेगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। लो स्पिन में हम क्या करते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन T2G वाले पेयर करते हैं, बाद में EG में फिल करना स्टार्ट करते हैं। तो इसके कोबाल्ट हमारा कितना है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, 4s2 3d7, ये 2 इलेक्ट्रॉन गए, यहाँ से 1 गए, 3d6, 6 इलेक्ट्रॉन हमारे पास है। D6 का ये केस है और कैसा है, लो स्पिन, तो लो स्पिन है इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पहले पेयर होंगे 1 2 3 4 5 6। इस कॉम्प्लेक्स की CFSE वैल्यू क्या हो जाएंगी, -0.4 to 6 T2G के इलेक्ट्रॉन प्लस इसमें तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं इसलिए 0, -2.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, है ना इजी। अब देखो लो स्पिन का एग्जांपल है, यानी पेयरिंग एनर्जी भी आएंगी। D6 का एग्जांपल है 4 5 6 7, D7 D4 D5 D6 D7, 1 2 2 1, ये होती है पेयरिंग एनर्जी। D6 में कितनी हो जाएगी पेयरिंग एनर्जी, 2 पेयरिंग एनर्जी। ये इजी वे में आप कम टाइम में निकाल सकते हैं, इतना लेंथी प्रोसीजर, यानी पहले आप इसके इलेक्ट्रॉन फिल करके देखो, उसके बाद हाई स्पिन के फिल करके देखो, 1 2 3 4 5 6, फिर इसमें से ये माइनस करो, यानी 3 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन -1 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी 2 पेयरिंग एनर्जी। इससे अच्छा शॉर्टकट ट्रिक याद रख लो, सिर्फ पेयरिंग एनर्जी कितने वालों में होती है, 4 5 6 7 में रहती, 1 2 2 1, तो D6 में कितनी आती, 2 पेयरिंग एनर्जी, है ना इजी। अब इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं हम, RHF6 टेट्रानेगेटिव, RHF6 टेट्रानेगेटिव। अभी आप बोलोगे कि वीक फील्ड लिगैंड है तो ये हमारा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया, रॉन्ग, लो स्पिन होगा, क्यों, क्योंकि ये देखो ये हमारा मेटल 4D का है, क्या होती है, कोमल की सीरीज, कोबाल्ट की सीरीज, कोमल रहने दे इरादे मत तोड़, ये कोमल, ये RH किसका सीरीज, कोबाल्ट की सीरीज का मेंबर है, तो ये 5D का मेटल होता है, सॉरी 4D का, ये 3D, ये 4D 5D 6D, तो 4D वाला मेटल है ये। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है,
5s2 कोबाल्ट के जैसे ही रहेंगी 5s2 4d8। ये -6 उधर जाने के बाद +6 -4 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी ये 4d7 रहती है, सॉरी। तो ये 5s2 4d7 रहती ना, 2 इलेक्ट्रॉन गए यानी 4s0। तो d7 का ये एग्जाम्पल है और लो स्पिन का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि हमने देखा था वीक फील्ड लिगेंड सिर्फ 3d के लिए एप्लीकेबल रहते, 4d 5d के लिए तो सारे लिगेंड क्या रहते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड रहते हैं, और हमेशा ही 4d 5d वाले मेटल लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते। तो ये 5 d7 है, ये T2G 1 2 3 पहले पेयरिंग होगी 6, ये EG में गया, क्या हो जाएंगी CFSE की वैल्यू -0.4 इंटू T2G के 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 0.6 इंटू EG का 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो जाएगा -2.4 प्लस 0.6 -1.8 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। इस तरह से हम निकालते हैं CFSE। अब ना एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आई थिंक ये नेट में आया हुआ भी है, ध्यान से देखना। COL6 ट्राई निगेटिव है ये, इसमें दिया हुआ है डेल्टा ऑक्टाहेड्रल की वैल्यू आपको दी हुई है 12,000 सेंटीमीटर इनवर्स, और पेयरिंग एनर्जी दी हुई है 15,000 सेंटीमीटर इनवर्स। आपको इसकी CFSE निकालना है। अभी बताओ CFSE L6, ये कोबाल्ट हमारा +3, सॉरी ये टेट्रा निगेटिव है, तो ये हमारा कोबाल्ट क्या है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 ऑक्सीडेशन। तो ये जो 6 लिगेंड है, ये अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड रहे तो हमारा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, तब हमारी CFSE अलग आएंगी। ये अगर वीक फील्ड लिगेंड रहे तो हमारा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, तब हमारी CFSE की वैल्यू अलग आएंगी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये वीक फील्ड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड, तो इसके लिए उन्होंने ये डाटा दिया है। अभी देखो पेयरिंग एनर्जी 15,000 है और डेल्टा ऑक्टाहेड्रल जो है तो ये 12,000 है। पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है डेल्टा ऑक्टाहेड्रल से, और पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा डेल्टा ऑक्टाहेड्रल से काय में रहती है, हाई स्पिन में, इसलिए तो इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं करता। लो स्पिन में तो ये वैल्यू कम रहती डेल्टा ऑक्टाहेड्रल से, ये वैल्यू हाई ज़्यादा कब रहती जब ये वीक फील्ड लिगेंड रहा, यानी ये हमारा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। तो अब ये हमारा कोबाल्ट डाई पॉजिटिव है, यानी 4s2 3d7, ये 2 गए, ये 0, 3d7 का ये एग्जाम्पल है। क्या हो जाएंगी हाई स्पिन का, यानी इलेक्ट्रॉन पहले पेयर नहीं होंगे, पहले EG में फील्ड होंगे, 3 4 5 6 पहले EG में फील्ड होंगे, उसके बाद पेयरिंग होंगे। तो इसलिए इसकी CFSE हो जाएंगी 0.4 -0.4 इंटू 5 प्लस 0.6 इंटू 2, ये हो जाएगा हमारा -2.0 प्लस 1.2 इज इक्वल टू -0.8। ये है इसका आंसर। देखो ये CFSE मैंने बताया ना कि ये आपको एग्जाम में आएगा ये कॉन्सेप्ट कि कब CFSE कब हमारी पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा रहती है और कब कम रहती। आपको ये लिगेंड का नेचर काय पर से पता चला, इस पर से। अगर आपको ये पता नहीं रहता था कि पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा रहती थी, अगर रही तो वो हमारा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे क्या? नहीं। ये याद कैसे रखेंगे वो भी मैंने बताई कि अगर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है हमारा तो उसमें ना जितनी एनर्जी हम दे रहे हैं तो वो उतनी रिलीज नहीं हो रही, यानी लगने वाली एनर्जी ज़्यादा है, तब इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे ही नहीं। अगर ज़्यादा एनर्जी देना पड़ रहा तो फिर वो इलेक्ट्रॉन क्यों पेयर होगा, सिस्टम अनस्टेबल क्यों होगा। तो इसलिए हमेशा क्या होना चाहिए हमारे सिस्टम में, ये ज़्यादा होना चाहिए, तभी सिस्टम अनस्टेबल रहेगा। एनर्जी रिलीज जो होती है ना वो ज़्यादा रहना चाहिए, यानी डेल्टा ऑक्टाहेड्रल हाई होना चाहिए। अगर ये ज़्यादा है तो फिर इलेक्ट्रॉन पेयर ही नहीं होगा, तो फिर पेयरिंग एनर्जी आएंगी ही नहीं। इसलिए हाई स्पिन के कॉम्प्लेक्स में पेयरिंग एनर्जी नहीं रहती फॉर्मूले में CFSE के। तो ये पूरा हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। हाई स्पिन के 1 से 10 तक हमने देख लिए, D10 तक, और लो स्पिन के भी हमने D1 से D10 तक सारे केसेस देख लिए, एग्जाम्पल भी हमने देख लिया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ओके, थैंक यू।